आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सोशियोलॉजी के मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो या फिर किसी भी क्लास का हो, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल में मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र का जो मॉडल पेपर है, इसमें देखिए कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है। सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितना भी प्रश्न है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर को आप अपने शब्दों में लिखिए। और यहाँ पर मैं आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताऊंगा। आप लोग यहाँ पर जो मैं बताऊंगा अगर आप लोग एग्जाम में लिख देते हैं इसी चीज को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर यहाँ पर 19 प्रश्न है, ठीक है। यानी कुल मिलाकर कितने यहाँ पर क्वेश्चन है, तो 19 क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पर आपका 7 क्वेश्चन हो जा रहा है और 7 में से मात्र आपको 5 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। और एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिया जाएगा, ठीक है सर। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा और ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। फिर आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, देखिए आगे आपका यहाँ पर और क्या दिया गया है जिसका आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या जो हमारा 14 तक है, ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर भी आपको मात्र 5 ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। और यहाँ पर जो आप लोग आंसर देंगे अधिकतम 50 शब्दों में देने का कोशिश करिए और एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर आपको 3 नंबर दिया जाएगा। फिर जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक जो है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और यहाँ पर आप लोग जो आंसर को लिखेंगे मतलब यहाँ पर अधिकतम आपको 100 शब्दों में देना है और यहाँ पर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक यानी कि 5 नंबर दिया जाएगा। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ। मतलब औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ तो आपको बताना है। तो देखिए नगरों में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि ये सब के सब उत्पन्न हुए थे। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि उपनिवेशवाद का क्या अर्थ है। उपनिवेशवाद का माने क्या होता है। देखिए मान के चलिए कोई राज्य है, क्या है, कोई राज्य है और कोई मान के चलिए विदेशी पावर है, कोई विदेशी शक्ति है। और ये विदेशी शक्ति क्या करेगा, किसी राज्य के जनता के ऊपर, वहां के नागरिक के ऊपर उनके हितों का परवाह नहीं करेगा और उनके ऊपर क्या करेगा, अपने शक्ति के दम पर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से अगर शोषण करता है तो उसी को बोला जाता है उपनिवेशवाद। वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि उपनिवेशवाद वह दशा या स्थिति है जिसके अंतर्गत किसी विदेशी सत्ता द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु विभिन्न शासित राज्यों पर वहां के नागरिक हितों की परवाह किए बिना शक्ति का प्रयोग करते हुए उनका सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया जाता है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी। और यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि एम.एन. श्रीनिवास ने क्या क्या है, सांस्कृतिकरण की अवधारणा दी है। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो भी हमारा संस्कृतिकरण जो ये चैप्टर है इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। और ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास जी जो है इनके लेखक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कि भूमि सुधार का क्या अर्थ है। भूमि सुधार का अर्थ है भूमि पर अधिकारों का पुनर्वितरण। और अगर व्यापक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापक दृष्टिकोण में भूमि सुधार का तात्पर्य कृषि व्यवस्था में सभी संभव सुधार, मतलब कृषि व्यवस्था में जितना भी संभव हो, जितना भी सुधार किया जा सके उसी को बोला जाता है भूमि सुधार, ठीक है। यही होता है भूमि सुधार का अर्थ। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि कृषक आंदोलन के जनक कौन थे। ये जो आपका कृषक आंदोलन है इनके जो जनक थे कौन है, तो सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7 सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि भूमंडलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए भूमंडलीकरण को ही वैश्वीकरण भी बोला जाता है। वैश्वीकरण बोलिए, भूमंडलीकरण बोलिए, दोनों का माने एक ही होता है, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैंने बात को समझिए। क्या है कि जब देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसे ही वैश्वीकरण कहते हैं। अर्थात बाहर की कंपनियां आकर भारत में व्यापार कर सके और भारत की कंपनियां बाहर जाकर व्यापार कर सके, इसी को बोला जाता है वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण। एक्चुअल में अर्थव्यवस्था के साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, यानी कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को मतलब विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करेंगे। इसका माने क्या हो गया कि मान के चलिए कि जैसे कि बाहर की जो कंपनियां है, विदेशी जो कंपनियां है वो भारत में आकर मतलब अपना मतलब व्यापार करेंगे और भारत की जो कंपनियां है वो विदेश जाके अपना व्यापार करेंगे। यही होता है आपका भूमंडलीकरण। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, यहां से हमारे स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी, और सेक्शन बी में देखिए यहां पर जो है हमारा यहां पर भी हमें 5 ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देख लीजिए यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को यहां पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रमुख प्रभाव क्या है। तो देखिए भारतीय समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव निम्नलिखित है। क्या है? तो भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन, नए वर्ग का उदय हो रहा है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन, परिवार की संरचना में परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक तथा नागरिक जीवन में परिवर्तन इत्यादि, ये सब के सब हो रहे हैं। आगे देख लेते हैं सर अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए सांस्कृतिक परिवर्तन मैंने आपको बताना है क्या है, और जैसे कभी मैंने आपको बताया कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन है इनके जो मतलब इनका जो मतलब स्टार्टिंग किए थे सांस्कृतिक परिवर्तन की जो ये अवधारणा है किन्होंने दिया था, तो एम.एन. श्रीनिवास ने, एम.एन. श्रीनिवास ने, ठीक है, श्रीनिवास। अभी मैंने आपको समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो एम.एन. श्रीनिवास ने मतलब ये स्टार्टिंग किया था। आगे देखिए यहाँ पर ये जो दिया गया कि सांस्कृतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो क्या है कि सांस्कृतिक परिवर्तन का तात्पर्य कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, भाषा, साहित्य, सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विचारधाराओं, प्रथाओं, रहन सहन के तरीकों में होने वाले परिवर्तनों से है। सांस्कृतिक परिवर्तन में क्या देखिए, सांस्कृतिक हम लोग किसको बोले, जैसे हमारे देश का जैसे कि जो मतलब भाषा है, जो विज्ञान है, जो कला है, जो प्रौद्योगिकी है, जो साहित्य है, जो सामाजिक मूल्य है, जो आदर्श विचारधारा है, जो यहाँ का प्रथा है, जो रहन सहन का जो तरीका है, उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो चेंजिंग होता है उसी को बोला जाता है सांस्कृतिक परिवर्तन। क्लियर है। देखिए आगे क्या है, अंतरजातीय विवाहों या विधवा विवाहों को सामाजिक मान्यता प्राप्त होना, बाल विवाह के विरुद्ध विचारधारा का प्रसार होना, स्त्री पुरुष की समानता के पक्ष में लोगों के विचार में परिवर्तन होना, छुआछूत संबंधी विचारों में परिवर्तन होना, धर्म का क्या है लौकिकरण इत्यादि सांस्कृतिक परिवर्तन के उदाहरण है। जैसे देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि मतलब अन्य अन्य जाति में विवाह नहीं होता है, ठीक है सर। आजकल हो जाता है लव मैरिज, वो अलग बात है, लेकिन अलग अलग मतलब जाति में विवाह नहीं होगा, तो इसको बदलना बोला जा रहा है विधवा विवाह, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कोई मतलब स्त्री है, अगर उनका पति डेथ कर जाता तो विधवा हो गई, तो विधवा का यहाँ पर शादी नहीं होता, तो ये भी एक ही है, ठीक है। यहाँ पर बाल विवाह के विरुद्ध हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये बात है। स्त्री पुरुषों में समानता होना चाहिए, ठीक है सर। और यहाँ पर छुआछूत को भी खत्म कर देना चाहिए, जो कि छुआछूत अभी भी चल रहा है। धर्म का लौकिकरण होना चाहिए, ठीक है, लौकिकीकरण होना चाहिए, माने मतलब जो भी यहाँ पर धर्म है, हर एक धर्म को हम लोग समान मतलब दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बात हो जाता है। यही होता है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि यहाँ पर है कि हरित क्रांति क्या है। तो देखिए कृषि उत्पादन में व्यापक परिवर्तन को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखिए कृषि उत्पादन मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी मतलब यहाँ पर परिवर्तन होगा, ठीक है, हित के लिए, ठीक है, जो किसान के हित के लिए, तो ये हो गया आपका हरित क्रांति। छठे दशक के अंत में विभिन्न सुधार कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसकी यात्रा पंजाब से गेहूं के फसल की साथ शुरू हुई। देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था पंजाब से, और यहाँ पर जिसका यात्रा जो शुरू होता है पंजाब से गेहूं के फसल के साथ इसका स्टार्टिंग होता है। उत्पादन में अतिशय वृद्धि की स्थिति को हरित क्रांति कहा गया, ठीक है सर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि सामाजिक आंदोलन, ठीक है, सामाजिक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या है कि सामाजिक आंदोलन क्या है। तो देखिए सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में किया गया सामूहिक प्रयास है। यह परिवर्तन के कुछ विशिष्ट पक्षों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित होता है। सामाजिक आंदोलन का प्रारंभ औपचारिक अथवा अनौपचारिक संगठनों के द्वारा किया जा सकता है। यह सदैव वर्तमान स्थिति में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से संचालित होता है। देखिए यहाँ पर सामाजिक आंदोलन में क्या होगा कि समाज में परिवर्तन होगा, समाज में परिवर्तन, अगर समाज में परिवर्तन करना तो हमें यहाँ पर सामाजिक आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है सर। ये होता है आपका सामाजिक आंदोलन। आगे देख लीजिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास कि जनजातीय आंदोलन क्या है। तो जनजातीय आंदोलन का तात्पर्य उन आंदोलनों से है जिसे किसी सक्षम नेतृत्व में
ठीक है, शोषण का विरुद्ध करने या बाहरी समूहों के प्रभाव को रोकने के लिए किया जाता है। देखिए माने यहाँ पर क्या हो गया, जनजातीय आंदोलन में क्या मतलब, देखिए यहाँ पर जो जनजाति लोग जो है उनका पहले शोषण होता था, कोई बाहर वाला आके या फिर जो भी मतलब उनका शोषण करते थे, तो यहाँ पर देखिए बाहरी समूह बोला भी गया है। तो बाहरी समूह का जो मतलब उनके ऊपर जो शोषण रहेगा उसको कम करने के लिए जो हुआ था मतलब आंदोलन, उसको बोला जाता है जनजातीय आंदोलन। जैसे कोल और भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, ताना भगत आंदोलन इत्यादि, ये सब के सब क्या है, जनजातीय आंदोलन के उदाहरण है। कभी कभार ये भी पूछ दिया जाएगा कि एक जनजातीय आंदोलन का उदाहरण दीजिए या फिर दो जनजातीय आंदोलन का उदाहरण दीजिए, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आप लोग यहां से बोलेंगे। तो ये हो गया आपका जनजातीय आंदोलन का उदाहरण। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास कि भूमंडलीकरण की चुनौतियां क्या है। तो भूमंडलीकरण के कारण भारत को इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी, ये एक बात है। बेरोजगारी में वृद्धि, बेरोजगार बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन। राजस्व की हानि और विदेशी वस्तुओं की भरमार, यहाँ पर अपने देश का जो वस्तु है वो डाउन जा रहा है, विदेशी जो वस्तु है वो अब दिन प्रतिदिन उठ जा रहा है। क्योंकि देखिए आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर ना सर हर एक चीज मतलब छोटा से छोटा चीज हो या फिर बड़ा से बड़ा चीज आपको चाइना का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, चाइना का सामान, यहाँ पर चाइना का मतलब एक्चुअली विदेशी वस्तुओं का यहाँ पर भरमार है, यही बात होता है ना। भूमंडलीकरण में क्या, विदेश हमारे देश में व्यापार करेंगे, हम जाकर विदेश में व्यापार करेंगे, लेकिन हमारा विदेश में उतना डिमांड नहीं रहेगा, लेकिन विदेशी का हमारे देश में डिमांड रहेगा, यही बात हो जाता है। विनिमय दर में गिरावट और विदेशी कर्ज का बोझ इत्यादि, ये सब के सब है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है कि कुछ प्रमुख किसान आंदोलन के नाम बताइए। किसान आंदोलन के नाम बताने हैं आपको दो, एक हो गया संथाल विद्रोह, एक हो गया कैरा आंदोलन, एक हो गया मोपला कृषक विद्रोह, एक हो गया पावना विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारा लिख के रख दिया है, आपको जो वाला पसंद है आप वही लिखिए और यहाँ पर देख लीजिए कितना नंबर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आपका नील विद्रोह है, फिर है आपका तेभागा आंदोलन, फिर आपका चंपारण सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर बारदोली सत्याग्रह। और ये दोनों का, ये जो चंपारण और खेड़ा है, इन दोनों का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, आगे यहाँ पर आपका क्या है। तो अब यहाँ पर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा जो कि एकदम लंबा चौड़ा होने वाला है, जहां पर आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि आधुनिकीकरण क्या है, आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए। तो देखिए आधुनिकीकरण का माने क्या होता है, इसको बात को समझिए कि आधुनिकीकरण एक बहुआयामी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रक्रिया है जो समाज के सदस्यों के संपूर्ण जीवन को एक नया रूप तथा अर्थ प्रदान करती है। अगर हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। देखिए अगर हम लोग बात करें करीबन 7 से 8 साल पहले का, तो देखिए हमें पता नहीं था कि YouTube से पढ़ाई भी हो सकता है। पहले हम लोग YouTube के बारे में उतना जानते भी नहीं थे और अभी हम लोग YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा हमें कंटेंट YouTube से मिल रहा है। देखिए कुछ समय पहले तो हमें पता था कि YouTube जो होता था गाना, मतलब गाना फिल्म के लिए ही, गाना सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, लेकिन अभी वैसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा सामाजिक जो जीवन है ना, यहाँ पर जीवन को एक नया रूप, एक नया अर्थ मिल रहा है, इसी को बोला जाता है आधुनिकीकरण। ऐसा यहाँ पर खाली YouTube का एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। पहले जब हम लोग नेट चलाते थे तो हमें 1G 2G का स्पीड मिलता था, अभी आप देखिए हमें 4G का स्पीड मिल रहा है, कुछ दिन बाद हमें 5G का स्पीड मिलेगा। तो ये सब क्या है, यही सब तो आधुनिकीकरण है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। देखिए पहले जो वोटिंग होता था, एक मतलब बॉक्स रहता था, बॉक्स में जो भी आपका होता था, जिनको भी वोट देने का रहता था आप डाल देते थे। लेकिन अभी क्या है, ईवीएम मशीन आ गया है। आप ईवीएम मशीन में डायरेक्ट वहां पर क्या होगा, इस प्रकार से जो मशीन रहेगा, यहाँ पर रहता है बटन और यहाँ पर चुनाव चिन्ह और प्रतिनिधि का नाम रहता है। आप जिनको भी आपको वोट देना है मार दिए बटन पे, टैप करिए, आपका वोटिंग हो जाएगा। तो ये सब क्या है, यही सब आपका आधुनिकीकरण है। माने यहाँ पर जो हमारा जो जीवन है, इस जीवन को एक नया रूप मिलेगा, एक नया अर्थ मिलेगा, इसी को बोला जाता है आधुनिकीकरण। आगे देखिए, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे के शब्दों में आधुनिकीकरण परिवर्तन का एक विशिष्ट स्वरूप है। इसमें सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहारों की प्रेरणाओं का रूप तार्किक व्यवहारों, ठीक है, सामाजिक समानता तथा गतिशीलता से जुड़ा होता है। देखिए अगर आप लोग यहां से लेकर यहां तक नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जरूर से जरूर लिखिएगा। और हम लोग बात करते हैं कि आधुनिकीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व बताइए, तो यहां से हम लोग समझेंगे और अच्छे तरीके से हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में आधुनिकीकरण का माने क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा कि आधुनिकीकरण के निम्नलिखित निर्धारक तत्व है। ये तत्व आधुनिकीकरण को प्रभावित करते हैं तथा उसके प्रकृति को दिखलाते हैं कि एक्चुअल में हमारा आधुनिकीकरण जो है क्या है, कैसे है। साक्षरता, देखिए साक्षरता माने क्या हो गया कि अभी के टाइम में देखिए अगर आप लोग देखेंगे तो हर एक कोई मतलब पढ़ा लिखा हो रहा है,
ठीक है। आप देखिए कि हो सके आपके फैमिली में आपके पिताजी मतलब नहीं पढ़े लिखे होंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं। ऐसे मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये चीज होता है सर, ये चीज होता है, घर में मिलेगा आपको। तो साक्षरता क्या है? यह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का एक मुख्य आधार है। अभी मतलब आदमी साक्षर हो रहे हैं, पढ़े लिखे हो रहे हैं। आधुनिक शिक्षा आधुनिकीकरण का एक मुख्य अभिकरण है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिक शिक्षा उदारवादिता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के साथ स्वाभाविक रूप से संबंधित है। अभी आधुनिक शिक्षा जो यहाँ पर अभी जो मॉडर्न जो शिक्षा आ रहा है, जो नई नई चीज, अभी जो नई नई टेक्नोलॉजी हमें पढ़ने को मिल रहे हैं, सीखने को मिल रही है, ये क्या है? ये आधुनिकीकरण का ही मतलब इसके कैटेगरी में आ रहे हैं। थर्ड नंबर में क्या कि संचार माध्यम। वर्तमान दौर में संचार साधन के क्षेत्र में तीव्र विकास के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को एक सबल आधार प्राप्त हुआ है। इंटरनेट, ईमेल तथा अन्य सूचना तकनीक के साधन के कारण वैश्विक दृष्टि का विकास हो रहा है। इंटरनेट का हम लोग बोल सकते हैं, पहले 1G 2G का स्पीड मिल रहा था, अभी क्या 3G तो बहुत पहले आ गया है, लेकिन 4G भी आ गया, 5G आ गया, सब आ रहा है। तो ये सब चीजें सर आगे देखिए। यहाँ पर आगे क्या है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि यातायात तथा परिवहन। आधुनिकीकरण के विकास में यातायात तथा परिवहन के साधनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पहले के टाइम का जो रोड होता था मतलब अजीब टाइप का होता था। अभी आपको हर जगह पे अच्छे अच्छे रोड मिलेंगे, अच्छी अच्छी सड़कें मिलेंगी, और यहाँ पर देखिए एक्चुअल में कहा जाए फ्लाईओवर भी बन रहे हैं। तो यही सब चीज हो जा रहा है। फिफ्थ नंबर में कि लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, वयस्क मताधिकार, मतदाता पहचान पत्र। जो अभी देखिएगा, अभी जो वोटर कार्ड जो आ रहा है एकदम डिजिटल टाइप का आ रहा है, पहले तो थोड़ा अजीब टाइप का था, लेकिन अभी डिजिटल टाइप का आ रहा है। जो ईवीएम देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो आपका वोटिंग मशीन जो होता है, ठीक है, इसको भी चेंज किया गया। दबाव समूह तथा राजनीतिक दलों का आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में विशेष महत्व है। नगरीय तथा गतिशील जनसंख्या। देखिए क्या हो रहा है, अभी जो गांव देहात के जो लोग हैं उन लोग मतलब क्या मतलब चाह रहे हैं कि जो शहर का जो जीवन है, शहर का जो लाइफ है बहुत ही अच्छा है, इसलिए गांव के लोग शहर में जा रहे हैं और शहर का जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। और ये लिखा गया कि प्रौद्योगिकी में विकास के कारण नगरीय जनसंख्या तथा लोगों की गतिशीलता में वृद्धि हुई है। ये दोनों ही आधुनिकीकरण के महत्वपूर्ण घटक है। लोग बेहतर जीवन सुविधा की तलाश में ग्रामीण परिवेश से निकलकर नगरीय क्षेत्र की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। ये बात हो गया। आगे देख लीजिए 7th नंबर का जो पॉइंट है, हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है, श्रम विभाजन के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि संस्कृतिकरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग संस्कृतिकरण माने क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के संदर्भ में संस्कृतिकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने किया। मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो आपका संस्कृतिकरण जो शब्द है इसका जो प्रयोग क्या है, सर्वप्रथम किसने किया है, तो M.N. श्रीनिवास ने किया है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या अन्य समूह प्रायः क्या है द्विज जातियों के अनुरूप अपनी विचारधारा, रीति रिवाज, कर्मकांड और जीवन पद्धति को बदल लेता है, उसे ही संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक है सर, आगे देख लीजिए। यहाँ पर आगे जो दिया गया है बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने लिखा, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो देखिए क्या है कि संस्कृतिकरण किसी जाति की उच्च स्थिति के लिए एक आंतरिक साधन है। इससे केवल स्थिति में परिवर्तन होता है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रक्रिया से जाति अनुक्रम में बदलाव आता है, जाति व्यवस्था अपने आप में अप्रभावित रहती है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट जो है, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए कि आदिवासी या जनजातीय समूहों में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। आदिवासियों के द्वारा संस्कृतिकरण की प्रक्रिया पर संस्कृतिकरण का सामान्य उदाहरण है। यह निम्न जातियों को उच्च जातियों के अनुरूप रीति रिवाजों, कर्मकांडों, विचारधाराओं को अपनाकर प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये बात हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 एक मतलब लाजवाब क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे हरित क्रांति पर। यह क्वेश्चन है क्या है कि हरित क्रांति के क्या दुष्परिणाम हुए, मतलब का क्या साइड इफेक्ट हुआ आपको बताना है। तो देखिए, यद्यपि हरित क्रांति ने कृषि उत्पादन में वृद्धि को सुनिश्चित किया है, तथापि इसके कुछ बुरे परिणाम भी हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो कृषि फील्ड जो है उसमें तो उत्पादन में तो वृद्धि हुआ है, लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। देख लीजिए, निम्नांकित तथ्य हरित क्रांति की सफलता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि हरित क्रांति का प्रभाव सीमित फसलों पर हुआ है, जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन चावल के उत्पादन पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए हरित क्रांति से गेहूं में उत्पादन में वृद्धि हुआ, ज्वार के उत्पादन में वृद्धि हुआ, बाजरा के उत्पादन में वृद्धि हुआ, लेकिन चावल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुआ। फिर आगे क्या है, आगे अगर आप लोग देखेंगे तो 2 नंबर में यहाँ पर है कि हरित क्रांति का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में पड़ा है। देश के 60% कृषि की भूमि हरित क्रांति के प्रभाव से अछूती रही है। देखिए मात्र 40% मतलब 40% जगहों पर ही, 40% क्षेत्र में ही इसका मैंने हुआ है फायदा, 60% जगहों पर इसका फायदा नहीं हुआ है। फिर आगे क्या है देखिए,
यहाँ पर जो अगला पॉइंट है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए अगला पॉइंट नंबर 3 क्या है कि हरित क्रांति का प्रभाव सभी राज्यों पर समान रूप से नहीं पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु को छोड़कर अन्य राज्यों में हरित क्रांति का प्रभाव सीमित रहा है और ये सब जो राज्य है ये समय में अधिक मात्रा में हुआ है। बड़े और घनी, ठीक है, बड़े और धनी हो जाएगा, ठीक है, धनी, यहाँ पर धनी लिखिएगा। बड़े और धनी किसानों ने हरित क्रांति का पूर्ण लाभ उठाया, जबकि सीमांत कृषक तथा भूमिहीन कृषक हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा सके। बात क्लियर हुआ। यहाँ पर जो बड़े या फिर जो धनी किसान हैं उन लोगों को तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन जो सीमांत या फिर जो छोटे किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उन लोगों को हरित क्रांति से लाभ कम ही हुआ। इसने आर्थिक असमानता में वृद्धि की तथा किसानों के मध्य दूरी को बढ़ा दिया। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि की नई तकनीक, उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई आदि को सुविधा का लाभ बड़े एवं धनी किसान, ये धनी है सर, घनी नहीं है, ठीक है, धनी किसानों ने उठाया, जबकि छोटे और निर्धन किसान इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सके। क्लियर हो गया। बहुत ही अच्छा पॉइंट था, बहुत ही अच्छा आंसर था, ठीक है। अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आपका याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पर आगे और है 2 पॉइंट आगे। यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 6 है, देख लीजिए क्या है। पॉइंट नंबर 6 बोल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक असमानता ने असंतोष और तनाव को जन्म दिया। मैंने ग्रामीण क्षेत्र में भी इनका मतलब उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया है। 7 नंबर में जिन क्षेत्रों में हरित क्रांति के फलस्वरूप आर्थिक उन्नति हुई है वहां सामाजिक अभिसूचक में विशेष बदलाव नहीं आया है। जैसे जिन क्षेत्रों में कृषि संपन्नता प्राप्त कर ली गई है वहां बिल्डिंग अनुपात प्रतिकूल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। आगे देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा नीचे करके लिखिएगा। भारत में महिला आंदोलन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख किया जा सकता है। महिला आंदोलन अभी तक प्रारंभिक चरण में ही है, अभी भी स्टार्टिंग में ही है, क्योंकि देखिए महिलाओं को अभी भी अगर देखा जाए तो सही ढंग का उन्हें स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, शिक्षा नहीं दिया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। क्या है, भारत में महिलाओं के आंदोलन की पृष्ठभूमि में वैवाहिक स्थिति, स्त्री शिक्षा, रोजगार, पर्दा प्रथा तथा लैंगिक विभेद रहा है, ठीक है। और अभी भी थोड़ा बहुत चल ही रहा है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ही अधिक मात्रा में ही चल रहा है, लेकिन बहुत कुछ सुधर भी गया है। आंदोलन में सामाजिक तथा सांस्कृतिक मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। महिला आंदोलन स्त्री पुरुष समानता तक ही सीमित रहा है, ठीक है सर। इसमें स्त्री पुरुष समानता, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर लड़कों को या फिर जो पुरुष है या फिर जो मेल है उनको बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को उतना स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है। महिला मुक्ति की बात का अभी भी अभाव है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार आया है, कुछ हद तक आया है। महिलाओं की सक्रियता बढ़ी है। महिलाएं आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से भी सशक्त हुई है। ये बात हो गया। आगे देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा अगला है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारा सेट 1 खत्म हो जाएगा, फिर बहुत ही जल्द सेट 2 भी आ जाएगा। 19 नंबर में क्या है कि चिपको आंदोलन पर प्रकाश डालें। देखिए चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन पारिस्थितिकीय आंदोलन का एक उत्तम उदाहरण है। यह आंदोलन हिमालय की तलहटी में हुआ था। गांववासी अपने गांव के पास के ओक तथा रोहडड्रोन के जंगल को बचाने के लिए एक साथ आगे आए, जिसमें महिलाएं भी सम्मिलित थे। वे लोग जंगल की कटाई रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए। देखिए चिपको आंदोलन नाम क्या है, चिपको आंदोलन, तो पेड़ से चिपक गया कि नहीं हम लोग काटने नहीं देंगे, इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुए चिपको आंदोलन के कई मुद्दे थे। देखिए यहाँ पर देखते हैं एक एक करके, यहाँ पर जो मुद्दा वगैरह जो भी है यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मुद्दा है क्या क्या है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है मुद्दा इसका। तो यहाँ पर है कि आर्थिक मुद्दा तो यह था कि ग्रामवासी अपनी जीविका के लिए उसी जंगल पर आश्रित थे। इसके साथ पर्यावरणीय मुद्दा भी था। चिपको आंदोलन ने पारिस्थितिकीय सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया था। प्राकृतिक जंगलों का काटा जाना पर्यावरणीय विनाश का एक रूप था, जिसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में विनाशकारी बाढ़ एवं भूस्खलन हुए थे। चिपको आंदोलन ने सुदूर मैदानी क्षेत्रों में स्थित सरकार के मुख्यालय के विरुद्ध पर्वतीय ग्रामवासियों के रोष को भी प्रदर्शित किया। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको कंप्लीट 19 क्वेश्चन का आंसर बता दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से शायद बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को मतलब लाइक करिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए सर, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियोज को बनाने में। खैर कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज का मिलेगा। और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। भले कमेंट मतलब का रिप्लाई नहीं दे पाता, लेकिन कमेंट में देख लेता हूं, मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।